नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सीरीज चल रहा है। 14 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम 15वीं कक्षा लेंगे। कौन सी कक्षा लेंगे? 15वीं कक्षा लेंगे। और 15वीं कक्षा में 14वीं कक्षा में लास्ट कक्षा में क्या हुआ था? तो रीतिकाल चल रहा था। रीतिकाल में रीति सिद्ध पढ़ रहे थे। रीति सिद्ध हम पढ़ चुके थे। हमको पढ़ना था मतीराम। मतीराम थोड़ा सा पढ़ा गया था, फिर क्लास बंद कर दी गई थी किसी वजह से कारण से। आज हम पढ़ेंगे मतीराम। मतीराम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा वर्णन, सटीक थोड़ा वर्णन दिया गया है पर बहुत अच्छा वर्णन विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने दिया हुआ है। आशा करते हैं वो भी कक्षाएं हिंदी साहित्य का सीरीज सरल इतिहास जो सीरीज चल रहा है वो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है आपने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इतिहास की प्लेलिस्ट दे दी गई है। आप वहाँ से सारी कक्षाएं क्रम से देख सकते हैं, ताकि आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको इतिहास का पूरी समझ में आ जाएगा। कौन सा क्या चला, किसके बाद कौन सा कवि आया, किसका क्या समय रहा है, आपको सही तरीके से हर चीज़ पता रहेगा। और ये जो ये इतिहास चल रहा है, सरल इतिहास, बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा है। चाहे वो लिखित परीक्षा में हो, वो भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। LTGIC की लिखित परीक्षा होने वाली, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आपको जो शुरुआती तौर पे इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे में थोड़े में इंसान ज़्यादा समझ पाता है। अगर बड़ी चीज़ें पढ़ेगा, बड़ा इतिहास डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेगा तो उतना नहीं समझ में आएगा। पर ये सरल इतिहास छोटा है, इसको शुरुआती तौर पे पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की हिंदी साहित्य का पूरा ब्यौरा पता चल सकता है। चलिए हम मतीराम को देखते हैं। ठीक है, मतीराम का समय क्या है? जन्म समय, सारे कवियों का जन्म समय आप ध्यान से देखते रहें। जो हम मोस्ट बताएं, जिस पर हम जिस बात पे जोर दें, उसको तो ध्यान से आप देखें कि ये परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके आप रख लें। ठीक है, मतीराम का जन्म समय आप याद रखें क्या है? 1603। और मृत्यु समय क्या है? 1701। और इनका जन्म समय 1604 डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इनका समय क्या मानते हैं? 1604। आप ये भी ध्यान में रखें। ठीक, 1603 त्रिपाठी जी मान रहे, सम्मान है। और लेकिन 1604 की बात की जाए तो डॉक्टर नागेंद्र इनका जन्म समय 1604 मानते हैं। इनके विषय में और भी जान लेते हैं। ये 4 भाई थे, त्रिपाठी 4 बंधु थे। चिंतामणि, इनके 4 भाई कौन थे? चिंतामणि, मतीराम, भूषण, और चौथे थे इनके जटाशंकर। कौन थे? जटाशंकर त्रिपाठी। 4 भाई थे ये। ठीक, त्रिपाठी थे। तो मतीराम, चिंतामणि, भूषण भी। मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर त्रिपाठी और भूषण, ये चारों भाई थे। इन चारों भाइयों का जन्म कहाँ? एक जगह जहाँ जन्म हुआ सारे का, तिकुवापुर पड़ता है। तिकुवापुर, तिकुवापुर कहाँ है ये? तिकुवापुर कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, कहाँ है तिकुवापुर? कानपुर में। थोड़ा सा आपको पहले मतीराम के विषय में बता देते हैं, ताकि कक्षा के चलते वक्त आपको ना बताना पड़े। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये रस निरूपक आचार्य थे। कैसे, किस प्रकार के आचार्य थे? रस निरूपक आचार्य थे। ये जो हम अलग से बता रहे हैं, इनको कहीं आप अलग नोट्स में नोट डाउन कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सब। ठीक है, चलिए चलते हैं आप कक्षा की तरफ। मतीराम को पढ़ते हैं। समय आप ध्यान दीजिएगा, 1603 से 1701। 1604 डॉक्टर नागेंद्र ने माना है, आप ये चीज़ ध्यान में रखें। मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। अनुमानता इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घ आयु की प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथ के नाम छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण सिंगार और ललित ललाम हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी ही जाती हैं। मतीराम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, खास करके रसराज, जिनसे इनको ख्याति मिली है, और ललित ललाम, 2 रचनाएं से इनको बहुत ही ख्याति मिली है। ठीक है, और साहित्यसार भी पूछी जाती है, संसार भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
रस राज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ हैं। मैंने पहले भी बता दिया और अभी भी, ठीक है। तो रसराज किस प्रकार का ग्रंथ है? ये श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है रसराज। और ललित ललाम बहुत पूछा जाता है, अलंकार ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो ये अलंकार का वर्णन, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा, नहीं, इसमें जो ये ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ नहीं होके ये है, ललित ललाम में किस चीज़ का वर्णन? नायिका भेद का वर्णन है, ठीक है। किस चीज़ का वर्णन है? नायिका के भेद का वर्णन है। और रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे वीडियो देखते हैं। आगे है मतिराम रीति काल में भाषा की प्रवाहमयता और भाषा की सहजता के प्रतिमान हैं। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतकालीन कवियों से अलग लगती है। वे रीतकाल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मतिराम असामान्य स्थितियों में गुम्फन नहीं करते। दैनंदिन जीवन की सामान्य स्थितियां कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती हैं, इस ससीम रूप में जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय को संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर देते हैं, इसका पता मतिराम के अनेक पद्यों में लगता है। श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतिराम की रचनाओं में मिलती है, वैसे किसी और रचनाकार में नहीं मिलती। रीतिकाल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। तो जो श्रृंगारता मिलती है मतिराम की रचना में वो या तो पद्माकर में मिलती है या तो मतिराम के रचना में मिलती है। उनका काव्यगत सहजता का उदाहरण यह है। हम लोग देखते हैं उनका कैसा उदाहरण उन्होंने उनकी पद का है। क्यों इन आँखिन सो निहंसक हवे मोहन को तन पानिप पीजे, नेक निहार कलंक लगे यही गाँव बसे कहूँ कैस्यो के जीजे, होत रहे मन यो मतिराम कहूँ बन जाए तपो तप कीजे, हम बनमाल हिये लगिन अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। ठीक है, आगे देखते हैं पद्माकर को। पद्माकर का समय क्या है? जन्म 1753 और मृत्यु समय क्या है? 1833। जन्म समय आप सबसे ध्यान दें क्योंकि रीतिकाल कवियों का रचनाकार क्रम भी पूछा जाता है और मैच करने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान दें। तो इनका जन्म समय, खास करके जन्म समय सभी कवियों का, तो 1753। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। ठीक है, पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा। और कुछ विद्वान इनको मानते हैं कि इनका जन्म सागर में हुआ था। सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक, सागर। आगे, ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं और ये खास करके किस प्रकार के कवि हैं? त्योहारों का वर्णन करने में। ठीक, आप ये भी ध्यान दें, आपको पहले भी बता दिया है। अगर त्योहारों का, जैसे होली खेलने आना कृष्ण, ऐसे कहना संबोधित करने वाला, तो पद्माकर त्योहारों का वर्णन अगर करते हैं राधा कृष्ण या श्रृंगार रस की रचनाएं, तो पद्माकर में मिलता है। और प्रकृति चित्रण की बात अगर करते हैं तो वो सेनापति में मिलता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखें। ये अनेक गुण ग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए। शुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ।
हिम्मत बहादुर जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण कि हिम्मत बहादुर बिरदावली जो इनकी रचना है वो किस जो है किसके ऊपर किस नवाबों के ऊपर लिखी है, तो कौन है? हिम्मत बहादुर। कहाँ के हैं? बांदा या अवध क्षेत्र के नवाब थे। ठीक, आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। बहुत पूछी जाती है हिम्मत बहादुर बिरदावली, मोस्ट लगा के रखिएगा इनकी रचनाएं। ठीक, और इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जगत विनोद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पद्माभरण भी बहुत पूछा जाता है। प्रबोध प्रचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। ठीक है, तो जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। जगत विनोद क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है और जगत विनोद बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे और इसमें जो हिम्मत बहादुर बिरदावली इनकी रचना है, इसमें हिम्मत बहादुर की वीरता बड़ाई की है। वीर रचना में, वीर रस में क्या इनकी बड़ाई की है हिम्मत बहादुर की। ठीक है, आगे जो इनका पद्माभरण है, इनकी जो पद्माभरण रचना है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो ये जो पद्माभरण है ये कैसा? अलंकार ग्रंथ है। ठीक, अलंकार ग्रंथ है। और जो इनके ये गंगा लहरी है, इसमें गंगा की आरती, गंगा की स्तुति की गई है। ठीक, स्तुति की गई है गंगा की। ठीक, और राम रसायन ये वाल्मीकि के रामायण, वाल्मीकि के रामायण, जो रामायण इनकी रचना है उस पर राम का चित्रण उन्होंने किया है। ठीक, प्रबोध प्रचासा और किस शैली में? दोहे और चौपाई शैली में इन्होंने लिखा है राम रसायन को। ठीक है, आगे जगत विनोद जो है, ये जो जयपुर के राजा थे जगत सिंह, ये जगत विनोद किसके ऊपर लिखा है? जयसिंह के राजा थे, जयपुर के राजा थे जगत सिंह। से लिख देते हैं, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं। तो जगत विनोद किस पर आधारित है? जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह। ठीक है, उनकी प्रशंसा की है। और इसमें कितने दोहे हैं? 731 दोहे। कितने दोहे? 731। और कितने भागों में है? 6 भागों में है। आप ये ध्यान दें। जगत विनोद किस पर आधारित है? जयपुर के राजा थे जगत सिंह, उनकी प्रशंसा की गई है इसमें। और कितने छंद हैं? तो 731 छंद है। और कितने भागों में है? 6 भागों में है। आप ये ध्यान दें। जो हम वीडियो के चलते बुक में ना रह के कुछ अलग बताते हैं तो वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बताए जाते हैं। ठीक है, उनको कहीं अपना नोट डाउन कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे कक्षा में पद्माकर भी मोतीराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं। ठीक है, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति, वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती हैं। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवि होने को चाहिए। ठीक है, तो इनकी भाषा में ऐसी अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शुक्ल जी, तो पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित वाचेष्टा, और ये ध्यान दें इनकी अनेक रूपता किससे मैच करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बात तो ये शुक्ल जी का कथन है, शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल का है, इतिहास के सबसे अच्छे इतिहासकार। किसकी तुलना किस रचनाकार से हुई? आप ये ध्यान दें, पद्माकर की अनेक रूपता का तुलना किससे हो रहा है? गोस्वामी तुलसीदास से। आगे देखते हैं, तो पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है।
तो जो चमत्कार प्रियता थी इनमें नहीं के बराबर। इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि हम दिखावे के लिए या जो है इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दें कि हम बस चमत्कार ही रहे, वैसा नहीं है। जो है वो वास्तविक जो सत्य है वो उन्होंने रचा है अपनी रचना में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह वीरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म का अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण है। तो जो पद्माकर का काव्य है वो बुंदेल की प्रकृति का वर्णन ये करते हैं। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते बनती है। तो अगर अनुप्रासों की छटा किस रचनाकार में रीतिकाल के मिलता है तो आप ये ध्यान दें किस रचनाकार में मिल रहा है, तो पद्माकर की रचनाओं में मिलता है अनुप्रासों की छटाएं देखने को। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी है त्रिपाठी जी। तो बिहारी और पद्माकर, बिहारी इतने बड़े, भले उन्होंने एक ही रचना की है बिहारी से सही, पर बहुत ही विख्यात है, कितने टीकाएं उस पर लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, अभी भी उस पर हो ही रहा है। तो वही चीज त्रिपाठी जी कहते हैं कि बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं, तो पद्माकर अंतिम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये बात किसने कही? बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम, त्रिपाठी जी ने कही है। और शुक्ल जी क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं अगर लक्षण ग्रंथ हम साइड में लिख देते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके विषय में? शुक्ल जी कहते हैं अगर लक्षण ग्रंथ, अभी अंतिम की बात त्रिपाठी जी कर दिए तो हम भी यहाँ जिक्र कर दे रहे हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि पद्माकर को माना है। अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो कौन से अंतिम प्रसिद्ध कवि है लक्षण ग्रंथ लिखने वाले? किसको अंतिम माना है? शुक्ल जी ने तो पद्माकर को माना है। किसको माना है शुक्ल जी ने? पद्माकर, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न आगे देखते हैं। यह काला अवधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए गए सवैये में इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। फाग की भीर अभीरन में गई, गोविंद लई गई भीतर गोरी, भई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अवीरन की छोरी, छीन पीताम्बर कम्बर तेपसु विदा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिराई है खेलन होरी। ठीक, ये अंतिम पंक्ति बहुत पूछी जाती। अंतिम पंक्ति और पहली पंक्ति, फागु के भीर अभीरन में गई, गोविंद लई गए भीतर गोरी, ये बहुत पूछी जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ में पूछी गई है। ये तो बहुत पूछी जाती। नैन ने नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो हो खेलन होरी। आगे देखते हैं। आगे अगले कवि हैं गंग कवि। इनका समय क्या है? 16वीं सदी। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। आते हुए इनकी समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है? तो गंग किसके मित्र हैं? रहीम के मित्र हैं। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। ठीक है, तो ये गंग कैसे हैं? परम स्वाभिमानी हैं। ठीक है, गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला। इनके कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका अत्यंत सम्मान से लिया है नाम। ठीक है, कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। ठीक है, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। किसके विषय में? तुलसी के बाद और गंग कवि के विषय में। ठीक है, कवियों के सरदार कहे जाते हैं। ठीक, इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वो प्रधानता श्रृंगार की हैं। दरबार में थे
में थे ही, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। ठीक है, इनकी एक पंक्ति दी गई है, गंग का एक कवित्व नीचे दिया गया है। तो क्या है? कवित्व छंद है। ठीक, झुकत कृपान में दान जे उदित भानु, एक अनत एक मानु सुषमा जरत की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लागे, फूटी गज घटा जो शरद की। एते मान सोनित की, नदियाँ उमड़ चली, रही न निशानी कहू मही की गरद की। गौरी गयो गिरपति, गणपति गहो गौरी, गौरीपद कहीं गही पूछ लपक वरद की। आगे देखते हैं। अब तक हमने रीति काव्य का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया है जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण की रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। ऊपर विवेचित कवियों को रीतबद्ध कहा जाता है क्योंकि ये रीत को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा से कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीत मुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बनाया और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विह्वलता या तन्मयता पाई जाती है। आधुनिक मुहावरे में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जैसे रीति सिद्ध समाप्त हो रहा है तो रीत मुक्ति का परिचय ये पहले से ही दे रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या किस चीज़ का वर्णन मिलने वाला है। तो आगे हम रीत मुक्ति को देखेंगे, उससे पहले ये त्रिपाठी जी पहले ही जिक्र कर दे रहे हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कहत कि वो खेल करी जानो है, और घनानंद में लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोह है तो कवित्व बनावत। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती हैं। तो बोधा ठाकुर की कौन सी पंक्ति है? लोगन कवित्व की वो खेल करी जान्यो है। ठीक, और ये घनानंद की है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरो कवित्व बनावत, लिखकर यह प्रकट किया है। ठीक, रीतिवाद का विरोध रीतिकाल में ही होना ही था। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि करते हैं। तो हमने अभी देख लिया कौन कौन से रीत मुक्त कवि हैं। तो घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, ये सब रीतिकाल के मुक्त कवि हैं। तो आज हम रीतिकाल से यहीं तक देखेंगे। अगली कक्षा में हम रीत मुक्त कवियों को देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। आशा करते हैं आप लोगों को ये कक्षाएं जो हो रही हैं वो आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों में जो साथ की तैयारी करते हैं उनको भी भेज दें। अगर इससे पहले 14 कक्षाएँ हो चुकी हैं, आपने वो नहीं देखी हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।